राधे राधे। आज की हमारी कहानी है साजिश। रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी तक संदीप घर नहीं आया था। शोभा जी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। वे काफ़ी दिनों से देख रही थी कि संदीप ने देर से आने की आदत बना ली थी। गेट के खुलने की आहट होते ही वे उठ खड़ी हुई। ड्राइवर के कंधे पर लदे नस में धुत संदीप को देखते ही आपे से बाहर हो उठी। क्रोध भरे स्वर में चिल्लाई, संदीप, आईने में अपना चेहरा देखा है तुमने? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? आखिर क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? संदीप भी उसी लहजे में बोला, पहले तो तुम मुझे भाषण देना बंद करो। जरा बताओ तो तुमने मेरे लिए किया क्या है? मैं कह कहकर थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा अपना बेटा होता तो उसके लिए यहाँ वहाँ भागती फिरती। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम तो मेरे पैसों पर ऐश कर रही हो। आज संदीप की बातें सुनकर शोभा जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेटे लेटे वे घंटों सिसकती रही। संदीप उनकी बहन की निशानी है। उन्हें स्वयं इसी बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। वे स्कूल में नौकरी करके उसे सारी खुशी देने का प्रयास करती रही। पिताजी ने बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। यही कहती रही कि इस अबोध को कौन पालेगा। जीजी ने तो इसके पैदा होते ही अपनी आंखें मूंद ली थी। जीजा जी पहले तो अक्सर इसकी खबर लेने आते थे, लेकिन उनकी लालची निगाहों को देखकर वह समझ गई थी कि उनकी कामुक निगाहें बच्चे से ज्यादा उसे निहारने और छूने में रहती है। कोई भी लड़की मर्द की वासना भरी निगाहों को एक पल में पहचान सकती है। एक दिन जब ढिठाई से उन्होंने शोभा को अपनी आगोश में समेटने का प्रयास किया, तब बिना देर किए उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने किसी मर्द को अपने जीवन में झांकने का अवसर नहीं दिया था। संदीप ही उसका वर्तमान था और वही उसका भविष्य था। हर क्षण शोभा संदीप की खुशियों में ही खुशियां ढूंढा करती थी। उनके अधिक लाड प्यार का नतीजा यह हुआ कि वह जिद्दी और बदतमीज होता चला गया। जो उसने मुंह से निकाला उसे हर हालत में चाहिए। वे भी हर सूरत में उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करती। वह पढ़ने में तो ठीक ठाक था, लेकिन हर समय बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखा करता था। शोभा जी ने संदीप से के ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए में उसका एडमिशन कराने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी थी कि चलो कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसकी शादी धूमधाम से करके उनके का बुढ़ापा चैन से कटेगा। संदीप ने जवान होकर बिल्कुल अपने पापा का रंग रूप पाया था, गोरा, लंबा और आकर्षक। कॉलेज जाते ही लड़कियों के फोन कॉल से शोभा जी का माथा ठनका था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने सोचा था कि जवानी की उम्र में तो यह सब होता ही है। जब संदीप एमबीए के दूसरे वर्ष में था, तभी उसकी निगाह अपने साथ पढ़ने वाली रिया पर पड़ी थी। दोनों के बीच की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन संदीप की निगाहें तो रिया से ज्यादा उसके करोड़पति पापा के पैसों पर थी। उसके प्यार में पागल रिया एक रात घर से ढेरों जेवर लेकर संदीप के साथ भाग गई। रिया के पिता ने संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह ही पुलिस ने शोभा के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। शोभा जी को कुछ पता ही न था, जो वे पुलिस को कुछ बता पाती। महीनों तक दोनों यहाँ वहाँ भागते रहे, लेकिन आखिर एक दिन वे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। रिया के पिता ने पैसे और पहुंच के जोर से बेटी को छुड़ा लिया, परंतु संदीप की जमानत भी न हो सकी। उसे 3 वर्ष का कारावास हो गया। शोभा जी के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। पैसे भी बर्बाद हो चुके थे और समाज में उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। वे किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। परंतु ममता से मजबूर जब संदीप सजा काटकर जेल से बाहर निकला, तो वे वहीं बाहर उसका इंतजार करती मिली थी। संदीप उनके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। रात के स्याहे अंधेरे में दोनों थोड़ा बहुत सामान समेटकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए चल दिए। प्रयागराज पहुंचकर नौकरी के लिए संदीप यहाँ वहाँ हाथ पांव मारता रहा। बहुत मुश्किल समय था।
शोभा जी ने भी एक दो ट्यूशन पकड़ ली थी। तभी संदीप को एक प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी मिल गई। तेज दिमाग संदीप ने बहुत जल्दी वहाँ के कामकाज को अच्छी तरह देख समझ लिया और साल भर के अंदर ही उसने अपनी कंपनी खोल ली। 6 वर्षों में अब उसके पास सब कुछ था। पॉश कॉलोनी में बंगला, बड़ी गाड़ी, परंतु वह अभी भी आज तक अकेला था। कई लड़कियों के साथ उसने रिश्ते बनाने का प्रयास किया, पर शादी तक बात नहीं पहुंच सकी। नित्या के साथ 6 महीने तक लिव इन में भी रहा, परंतु वह भी उसे छोड़कर चली गई। उसका अहंकारी और क्रोधी स्वभाव कोई भी रिश्ता चलने ही नहीं देता था। उसका सिद्धांत था, पत्नी को गुलाम की तरह पति के इशारे पर नाचना चाहिए, लेकिन वह स्वयं सब कुछ करने को आजाद है। अब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बदनामी के कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। शोभा जी भी चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए तो यह सुधर जाएगा और बीवी बच्चों के साथ शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बिताएगा। उसके ऑफिस के काले कारनामों का उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि संदीप जब सुबह के समय अपने होश आवास में होगा तो वे उससे लड़कियों से दूर रहने का वादा लेगी। तब वे उसकी शादी के प्रयास में गंभीरतापूर्वक जुट जाएंगी। अगली सुबह जब शोभा जी चाय लेकर संदीप के कमरे में गई तो वह रात की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। संदीप का प्यारा सा चेहरा देखकर वे पिघल उठी, बोली, बेटा तुम नेट पर अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवा लो, शायद कहीं बात बन जाए। हाँ मौसी, मैंने रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं टाइम दे पाऊँ। अच्छा चलो, आज से मैं तुम्हारी शादी के लिए कोशिश करूँगी। मौसी, कोई तलाकशुदा लड़की ही ढूंढो, मैं उससे भी कर लूँगा। आखिर मेरी उम्र भी तो 40 की होने वाली है। शोभा जी भी दिल से चाहती थी कि किसी तरह संदीप की शादी हो जाए तो वे दादी बनकर बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहे। वे मन ही मन मुस्कुराकर काम में लग गई। उन्होंने संदीप का प्रोफाइल बनाया, उसके कई सारे अच्छे अच्छे फोटो अपलोड कर दिए। उन्होंने प्रोफाइल को कई साइटों पर डाला। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो मैरिज ब्यूरो में जाकर भी उसका बायोडाटा और फोटो देकर उसका नाम रजिस्टर करवा आई। इधर संदीप भी अपनी कोशिश में लगा हुआ था। वह फेसबुक पर फर्जी नाम से लड़कियों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करता था। इसी शौक में एक दिन उसने अंजलि को फ्रेंड बनने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अंजलि ने यूं ही उसकी रिक्वेस्ट मान ली और शुरू हो गई दोनों के बीच बात, सीधी सादी। अंजलि ने अपने विषय में सब कुछ सच बता डाला कि वह अपने माँ बाप की अकेली लड़की है। मेरा एक 5 साल का बेटा है और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं फिर से शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। इस दौरान तेज दिमाग संदीप ने अंजलि से उसके घर का पता जान लिया। फिर तो जल्द ही उसने पता कर लिया कि लखनऊ में उसके पिता का 3 मंजिला मकान है। उसमें नीचे दुकानें भी है। भविष्य में अंजलि ही इसकी मालिक बनने वाली है। वह मौसी से बोला, मौसी, यह रिश्ता मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। आप कुछ भी करो, किसी भी तरह मेरी शादी इसी अंजलि से करवाओ। और फिर उसने प्रोफाइल खोलकर अंजलि के कई सारे फोटो मौसी को दिखा दिए। तेज दिमाग संदीप ने नेट पर फ़ोन नंबर देखकर एजेंट से बात करके उसके घर के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया और शोभा जी को वहां जाकर रहने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचते ही शोभा जी ने संदीप के निर्देश के अनुसार उन्होंने सबसे पहले अंजलि की मां से दोस्ती कर ली। हेलो हाय करते हुए शोभा जी जल्द ही अंजलि की मां जानकी जी के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उन्होंने जानकी जी की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उन्हें अपना खास दोस्त बना लिया था। बहन, मेरा एक बेटा है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन शादी करने को राजी नहीं है। कहता है लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं, इसलिए शादी नहीं करूँगा। जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी कच्चे पक्के प्यार में किसी को से धोखा खा बैठा था। बस तब से जिद कर बैठा है कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगा।
बस उसकी इसी बात से नाराज़ होकर मैं यहाँ लखनऊ रहने आ गई। यहाँ मेरी पुरानी जान पहचान है, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। और फिर उनकी सहानुभूति पाने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। जानकी जी उन्हें चुप कराया। उनके आंसू पोंछ कर भी उन्होंने उनकी बातें ऐसी विश्वसनीय लग रही थी कि भला कहीं ऐसा असंभव है कि कोई माँ बेटे से नाराज़ होकर दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाए। उन्होंने अपने पति सुरेश जी से और बेटी अंजलि से भी इस विषय में चर्चा की। अंजलि की माँ सीधी सादी घरेलू महिला थी। उनकी दुखती रग उनकी बेटी थी। एक दिन शोभा जी ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए उनसे पूछा, बुरा मत मानिएगा बहन जी, अंजलि बहुत उदास सी रहती है। उसका बेटा तरुण भी पापा की बातें कभी नहीं करता। आपस में दोनों के बीच कोई अनबन है क्या? जानकी जी सिसकते हुए बोली, बहन अब तुमसे क्या छिपाना, हम लोगों ने खूब धूमधाम से अंजलि की शादी की थी। रईस परिवार का अकेला चिराग देखकर हम लोगों ने शादी तय की थी, लेकिन अंजलि वहाँ साल भर भी न रह पाई थी। पति के दूसरी औरत के साथ संबंध को भला कौन स्त्री बर्दाश्त कर सकती है? उसने पति को समझाने बुझाने और उसे सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। एक दिन तो सारी हदें पार करते हुए उसने अंजलि की पिटाई कर दी। बस इसी दिन वह अपनी ससुराल छोड़कर हम लोगों के पास आ गई। जब वह लौट कर आई थी तो 5 महीने के गर्भ में से थी। उसके सास ससुर को अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में पता था, परंतु यह सोचकर कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा, उन लोगों ने अंजलि के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उन लोगों ने माफ़ी मांगते हुए अंजलि का सारा सामान लौटा दिया और एक 50 लाख की एफडी बनवा कर दी। लेकिन मैं पैसों से उसकी खुशियाँ तो नहीं खरीद सकती न। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। बेटी को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह तरुण ही है जिसकी वजह से घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी घट गया कि अंजलि आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाई। उसे कितना समझाती हूँ पर वह शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती। अंजलि के पापा ने बेटी को व्यस्त रखने के लिए उसी स्कूल में नौकरी लगवा दी जहाँ तरुण पढ़ता है। अब सभी लोग उनन्ने तरुण में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। शोभा जी ने कमजोर कड़ी तरुण को समझकर अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे कभी पार्क घुमाने ले जाती, कभी होमवर्क करवाने बैठ जाती तो कभी उसे कहानी सुनाती। सोसाइटी में अपनी पैठ बनाने के लिए उन्होंने हम उम्र महिलाओं की किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 महीने के अंदर उन्हें सोसाइटी में लोकप्रिय और जानी मानी महिला समझा जाने लगा। शोभा जी को सोसाइटी की महिलाएं इज्जत की निगाहों से देखती थीं। इस बीच संदीप 2 बार लखनऊ आ चुका था। जानकी जी और सुरेश जी को अपने घर चाय पर बुलाकर शोभा जी ने उनसे संदीप से मिलवा दिया था। संदीप के आकर्षक व्यक्तित्व, उसकी सादगी और सरल स्वभाव पर वे दोनों लट्टू हो गए थे। लेकिन उनकी बेटी तलाकशुदा है, इसलिए उन लोगों में संदीप के साथ अंजलि के संबंध की बात करने की हिम्मत नहीं थी। संदीप अब जल्दी जल्दी लखनऊ आने जाने लगा था। इशारे इशारे में शोभा जी ने सबको बता दिया था कि संदीप अंजलि के साथ शादी करने को तैयार है। साथ ही तरुण को भी अपना बेटा मान लेगा। के माता पिता के मन में अंजलि की शादी के बारे में सोचकर लड्डू फूटने लगे थे। संदीप जब भी आता उसका ज़्यादा समय तरुण के साथ ही बीतता। उसके लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आता, उसे पार्क में भी ले जाता। एक दिन तरुण तोतली आवाज में अंजलि से बोला, मम्मा संदीप अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे की बात अंजलि के दिल को छू गई, परंतु अंजलि अभी भी अपने को तैयार नहीं कर पा रही थी। फेसबुक पर अंजलि ने संदीप को फोटो देखी थी। न संदीप नाम से उसने चैटिंग की थी, इसलिए वह संदीप नहीं पहचान पाई थी। संदीप के आकर्षण से वह भी नहीं बच पाई थी। वह संदीप को मन ही मन चाहने लगी थी, परंतु उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों में वह खो जाती थी। उन दोनों में बीच पनपते हुए रिश्ते पर जानकी जी पूरी निगाहें रखती थी। वे मन ही मन सोचने लगी थी कि संदीप के काम धाम की जानकारी करना जरूरी है। क्या पता पहले की तरह यह भी गड़बड़ निकले। उन्होंने एक दिन सुरेश जी से कहा, जी आप एक बार
प्रयागराज जाकर इसकी प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में अच्छी तरह पता कर लीजिए। उसके बाद ही हम लोग अंजलि के साथ इसका रिश्ता करने की बात करेंगे। सुरेश जी भी बेटी के अकेलेपन को देख परेशान रहते थे। उन्होंने भी संदीप हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा था, अतः उन्होंने गुपचुप तरीके से प्रयागराज जाने का निश्चय किया। परंतु तेज दिमाग संदीप ने उनके जाने की तारीख और फ्लाइट का पता कर लिया था। संदीप ने उन्हें बस स्टॉप पर ही रिसीव कर लिया और मात्र थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस ले गया। उन्हें अपना आलीशान फ्लैट भी दिखा दिया, उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाता रहा, 5 सितारा होटल में लंच करवाया। सुरेश जी को किसी भी दूसरे से के पास फटकने का संदीप ने मौका ही नहीं दिया। सीधे सरल सुरेश जी संदीप के वैभवपूर्ण जीवन को देख बेटी के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए। अब उन्हें संदीप और अंजलि के मिलने जुलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वरन वे स्वयं ऐसे मौके बनाते थे कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में अच्छी तरह रिश्ता मजबूत कर ले। सुरेश जी और जानकी जी दोनों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच अंजलि का बर्थडे आया। संदीप तो मौका तलाशता रहता था। उसने चुपचाप सरप्राइज पार्टी का इंतजाम कर लिया। पार्टी में उसने अंजलि के सभी परिचितों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। आज वह अंजलि बहुत खुश थी। तैयार होने के बाद अपना चेहरा आईने में देख वह स्वयं चौंक पड़ी थी। उसे अपना चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। सच ही तो है, एक स्त्री खूबसूरत तब होती है जब उसका मन खुश होता है। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो माँ उसे देखते ही बोली, आज तो मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है। भला कोई कह सकता है कि यह 5 वर्ष के बेटे की माँ है। उनकी आंखें गीली हो उठी थी। संदीप और शोभा जी पहले ही जा चुके थे। अंजलि अपनी मम्मी और पापा के साथ होटल पहुंची। वहां बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन देख अंजलि चौंक उठी थी। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसकी और संदीप की सगाई की घोषणा कर दी। अंततः उसकी उंगली में डायमंड की कीमती अंगूठी सज गई। पूरा हॉल तौलिए से गूंज उठा। सभी उसे बधाई दे रहे थे। उसे सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। संदीप के फोन का अब उसे हर पल इंतजार रहता था। उसकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों, मम्मी पापा का शादी के इंतजामों का एक्साइटमेंट, अब वो सब अपने चरम पर था। अब संदीप प्रयागराज बहुत कम समय के लिए जाता। अंजलि कभी उसके संग लहंगा पसंद करने जाती तो कभी उसकी शेरवानी। पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। कार्ड भी छपकर आ गए, मगर अभी तक उसने अपने स्कूल में किसी को अपनी सगाई की बात नहीं बताई। उसकी उंगली में अंगूठी देख उसके साथी टीचर्स ने उसे छेड़ा था तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन भला ऐसी बातें कहीं छिप पाती है। स्कूल की प्रबंधक साहिबा रिया को उसकी सगाई की खबर लग चुकी थी। उन्होंने उसे अपने कैबिन में बुलाकर कहा, अंजलि, नए जीवन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शादी करके कहाँ जाने वाली हो? उसने शर्माते हुए कहा, प्रयागराज। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, लेकिन पति के प्यार में जीवन के उस कड़वे दौर को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। मैडम, संदीप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तरुण को तो बहुत प्यार करते हैं। उसी के भविष्य के बारे में सोचकर तो मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। क्या नाम बताया तुमने? जरा फिर से बताओ तो। जी, संदीप। उनकी प्रयागराज में प्लेसमेंट एजेंसी है। बहुत अच्छा काम है। चलो, शादी में तो मिलना होगा ही। फिर कुछ देर सोचकर बोली, अपनी सगाई की फोटो यदि मोबाइल में हो तो दिखाओ। हम भी तो तुम्हारे होने वाले हमसफर को देखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस फ़ोन में मेरे पास नहीं है। कल मैं सीडी लेकर आऊँगी तो आपकी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर दूँगी। हाँ, यह ठीक होगा। तुम मुझे पोस्ट कर देना। मैं संदीप को देखना चाहती हूँ। शाम को रिया, जो कि उसके स्कूल की ओनर थी, सगाई की फ़ोटो देखते ही चौंक उठी। यह वही संदीप था जिसने उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। उन्होंने अंजलि को आगाह करने के लिए फ़ोन उठाया, परंतु फिर उनका हाथ रुक गया।
क्या पता संदीप सुधर गया हो। ऐसे मामले में सबसे पहले अच्छी तरह पता लगाना आवश्यक है। लेकिन यह अंजलि के भविष्य का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने अपनी नंद को फ़ोन किया कि संदीप नाम के लड़के और उसकी प्लेसमेंट एजेंसी का पूरा ब्यौरा जल्दी से जल्दी पता लगाकर मुझे बताओ। वह प्रयागराज में ही रहती थी। उसकी नंद ने थोड़ी देर में ही फ़ोन करके उसके सारे काले कारनामों के बारे में बता दिया। वह प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में रैकेट चलाता है। वह अच्छा आदमी नहीं है। कई बार उसके ऑफिस में छापे पड़ चुके हैं, लेकिन वह हर बार छूट जाता है। रिया जी का शक विश्वास में बदल गया। उन्होंने अंजलि को फ़ोन कर अपने घर बुलाया। अंजलि, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताना आवश्यक है। संदीप ही वही लड़का है जिसने मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। मैं उस पर ध्यान न देती, परंतु वह अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में रैकेट चला रहा है। मेरी समझ में तुमसे शादी का नाटक तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए कर रहा होगा, क्योंकि यह शुरू से पैसे का लालची है। मुझसे भी सारे जेवर छीन कर भाग गया था। इतना सुनते ही अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, मैडम, क्या मेरे जीवन में ठगा जाना ही लिखा है? पहले भी एक बार ऐसे ही धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। अंजलि, हिम्मत से काम लो। अब सबसे पहले ऐसा प्लान बनाओ कि वह कुछ कह ही न सके। अंजलि ने अपने आंसू को दृढ़ता से पूछा और बोली, मैडम, आपकी मदद से इस कहानी का अंत कल ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कल शाम आप मेरे घर आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शाम 5 बजे आप आ जाइएगा। फिर घर आकर संदीप को फ़ोन करके कुछ ज़रूरी काम का कह कर कल शाम के लिए बुला लिया। अगली शाम को 4 बजे संदीप अंजलि के घर पहुंच गया। उन सब बातों में से अनजान मम्मी पापा उसकी आवाभगत में लगे थे। तभी वॉचमैन ने फ़ोन किया कि कोई रिया जी आपसे लोगों से मिलने आई है। अंजलि तो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। तभी घंटी की आवाज़ सुनते ही उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। रिया जी को संदीप इतने समय के अंतराल के कारण तुरंत पहचान नहीं पाया, मगर अंजलि ने जानबूझकर उसको याद दिलाने के लिए कहा, आइए रिया जी, बड़े अच्छे मौके पर आप आई हैं। मेरे होने वाले पति संदीप जी से मिलिए। अब तक संदीप को सब याद आ चुका था। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने प्रयागराज में तेरी सारी कर्म कुंडली मंगा ली है। वहाँ प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर जो गंदा खेल खेल रहा है, उसकी सारी जानकारी मेरे पास है। रिया जी तेज आवाज में बोली। संदीप की सच्चाई जानकर पापा चक्कर खाकर गिर पड़े। माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने तो हम लोगों को अपने को कुंवारा बताया था। रिया मैडम चीख पड़ी, इस बदमाश को तो अंजाम आजन्म कुंवारा ही रहना चाहिए। आंटी, शुक्र करो कि आपकी बेटी इस बदमाश के चंगुल से बच गई। संदीप चुपचाप धीरे से खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी अंजलि जोर से उसका हाथ पकड़कर बोली, भाग कहाँ रही हो? कुछ दिन ही सही, धोखेबाजी और काले धंधे के आरोप में तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। अभी तक एकदम चुपचाप खड़ी शोभा जी गिड़गिड़ाकर बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। संदीप नया दाव चलते हुए चीख पड़ा, चुप करो, तुमने मेरे लिए किया क्या है? हर समय कहती रहती है शादी कर लो, शादी कर लो। लो, अब हो गई शादी। आज शोभा जी को उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए होम कर दी, फिर भी यह हमेशा यही कहता रहता, तुमने मेरे लिए क्या किया है? मैं इसके सभी काले कारनामों का चिट्ठा खुद खोल लूंगी, इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगी। इसी बीच पुलिस ने आकर संदीप को गिरफ्तार कर लिया।